गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक के वीडियो में हमने देखा था एलिजी को हमने पढ़ा, एलिजी को समझा, थॉमस ग्रे की एलिजी की डेफिनेशन भी देखी अब तक हमने। अब हम बेटा देखने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पोयम में से 3-4। सबसे पहले क्रिटिकल एप्रिशिएशन तो बनता ही है मेन। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको बीच बीच में जैसा कि बताया था कि एलिजी के अंदर 2 प्रकार के काव्यों की विशेषता देखी जा सकती हैं। एक क्लासिकल ट्रेंड ऑफ पोएट्री एंड रोमांटिक ट्रेंड ऑफ पोएट्री। ये 2 प्रकार के काव्य की विशेषताएं जो हैं वो एलिजी में देखी जा सकती हैं। तो हम बात करेंगे ब्रिंग आउट द न्यू क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। अर्थात जो नया क्लासिकल विशेषताएं आ रही थी ग्रे के काव्य के अंदर, एलिजी के अंदर विशेष रूप से हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं और वीडियो आपके पास रहेगा, जब चाहें आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, जो राइटर होता है उसके बारे में भी हमें कुछ लिखना होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। ग्रे बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ पोइट्स हु मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द न्यू क्लासिकल पोएट्री ऑफ द 18th सेंचुरी टू द रोमांटिक पोएट्री ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा, ग्रे जो था उस कवियों के समूह में से एक था जो संक्रमण काल जो कि न्यू क्लासिकल पोएट्री जो कि 18वीं शताब्दी की थी, और वहाँ से शुरू होकर जो रोमांटिक पोएट्री जो 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही शुरू हो गई थी, उसके मध्य का था। ये उन कवियों के समूह में से एक रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो हिज वर्क शोज, जो ग्रे की रचनाएं हैं वो प्रदर्शित करती हैं द रिलेशन बिटवीन द पोएट्री ऑफ द न्यू एज एंड दैट ऑफ द 18th सेंचुरी, कि जो इसके काव्य है वो हमारी नए एज की काव्य और 18वीं शताब्दी के काव्य के बीच में जो संबंध है उनको प्रदर्शित करती हैं इसका काव्य जो है। सेवरल एस्पेक्ट ऑफ हिज पोएट्री शोज, इसके काव्य के बहुत सारे पहलू जो हैं द ट्रेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म, बिल्कुल हमें रोमांटिसिज्म के बारे में बताते हैं। बट ही कुड नेवर रियली एस्केप फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द एज इन विच ही लिव, लेकिन वो पूरी तरह से जिस युग में वो रहा उसको वो छोड़ नहीं पाया। अब हम देखेंगे, ये तो इसकी जनरल बात थी। अब हम देखेंगे कि इसने एलिजी में किस तरीके से अपने रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म को काम में लिया है। द एलिजीज इज ग्रेज फाइनेस्ट पोयम, जैसा कि हम देख रहे हैं यही उसकी सर्वश्रेष्ठ कविता के रूप में निकल के आई है। इट्स 18th सेंचुरी स्टाइल इज हाउएवर अनमिस्टेकेबल, 18वीं शताब्दी की इसने जो शैली ली है वो अनमिस्टेकेबल है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, द मेडिटेटिव, हम शुरू में ही कवि को मेडिटेटिव चिंतनशील पाते हैं, तो ये जो गुण है द मेडिटेटिव एंड मोरलाइजिंग टोन, और नैतिकता प्रदान करने वाले जो कवि की भाषा है, कवि की जो कविता है, इज़ द मोस्ट मार्क्ड फीचर ऑफ नियो क्लासिकल एज। पहला हमने देखा मेडिटेटिव एंड मोरलाइजिंग टोन इज़ द मोस्ट मार्क्ड फीचर ऑफ नियो क्लासिकल एज। ध्यान दीजिएगा, लिखते जाइए, नोट कर लीजिए। दूसरे देखिए, अब हम बात करते हैं द बूस्ट ऑफ हेल्ड्री, the pomp of power and all that beauty, all that wealth ever grave, ये लाइनें हैं कविता की, will eventually lead to death, ये आखिरकार हमें मृत्यु की ओर ले जाएंगी, कविता में बताया है। the paths of glory lead but to the grave, लेकिन वो कब्र की ओर ही ले जाता है, चाहे इंसान कितना भी गौरव प्राप्त कर ले। let not be proud and the ambitious people then mock at the humble dead,
who lie in the graveyard. Another lesson that the poem teaches is that एक और लेसन जो हमें कविता देती है, बाय लीडिंग, ये मॉरलाइजिंग चल रहा है उसका, बाय लीडिंग एंड ऑब्जर्व एंड पुअर लाइफ वन इज सेव्ड फ्रॉम द पिटफॉल्स एंड टेम्पटेशंस ऑफ लाइफ, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। यहाँ पर देखिए कवि कहता है कि ठीक है, गौरव प्राप्त होता है लोग, लेकिन आखिर हमें जाना तो कब्र में ही है। और कवि ये कहता है कि गरीबों का जब कब्रों का वो निरीक्षण करता है और अमीरों की, तो कहता है गरीबों की जो आकांक्षाएं हैं वो उन्हें जीवन के लालच के गड्ढे में डालने से बचाती हैं। हमें कभी भी उन्मत्त भीड़, लालच नहीं करना चाहिए, मर्डर से बचाती हैं। ये शिक्षा देने वाली बात है, तो वो शिक्षा दे रहा है हमें, इसलिए ये न्यू क्लासिकल ट्रेंड होता है। लाइन भी कही है, दे आर सोबर विस्ड नेवर लर्न टू स्ट्रे। उनकी जो बहुत सारी इच्छाएं हैं वो कभी भी इधर उधर नहीं गई, नहीं भटकी। देन देयर आर सर्टेन अदर न्यू क्लासिकल फीचर ऑफ द स्टाइल। अब देखिए उसकी शैली में कुछ और गुण भी हैं जो कि न्यू क्लासिकल कविता की विशेषताएं हैं। दिस इज़ द यूज़ ऑफ पर्सनिफिकेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कविता के अंदर कि कवि ने पर्सनिफिकेशन किया है, मानवीकरण किया है। किन किन चीज़ों का, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। एम्बिशन, ग्रैंडर, लग्जरी, प्राइड, ऑनर एटसेट्रा। उसने इन चीज़ों का प्रयोग किया है, इनका मानवीकरण किया है। द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। अब देखिए कभी बीच बीच में भी हमने ये सीखा था कि कविता की प्रथम पंक्ति का प्रथम लेटर जो है वो कैपिटल होता है, लेकिन कवि ने बीच में जहाँ कैपिटल नहीं होता है वहाँ भी कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया है। टायरेंट, एसेज, नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस इज़ द नोट वर्दी टू। इनको भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये भी क्लासिकल पोइट्री के विशेषता हैं। There is the apostrophe so frequent in neoclassical poetry. Neoclassical poetry के अंदर अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। जैसा कि आपने इस कविता के अंदर बार बार देखा है कि जो ग्रे है वो अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग बार बार कर रहा है। अपोस्ट्रॉफी कॉमा आप समझते हैं जो पोजीशन के लिए काम में लिया जाता है। विशेष रूप से आप देखिए ये पंक्तियाँ बोल रही हूँ मैं, नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ़ मेमरी ओवर देयर टॉम्ब नो ट्रॉफीज रेज। यहाँ पर देखिए एक पंक्ति में उसने यू के बाद लगा दिया, प्राउड के बाद लगा दिया और ऊपर ओवर पे देखिए शॉर्ट करने के लिए अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग इसने किया है। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्लासिकल विशेषता न्यू क्लासिकल, एंड देयर इज़ द पोएटिक डिक्शन इन सच लाइन्स। अब देखिए कुछ पंक्तियों में हम पोएटिक डिक्शन जो देखेंगे, काव्यात्मक शैली है, वो भी न्यू क्लासिकल है। कैसे देखिए, द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न। द यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं आपने नोट करिए कविता में, इटालिसाइज्ड फ्रेज हेयर, टेढ़े मेढ़े फ्रेजेस का प्रयोग किया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पर्सनिफिकेशन एंड इट्स हाइफंड मॉडिफायर seems to belong the type of the well-worn Waze's poetic diction, which late poets and critics were to discharge. Some lines were written by Gray as a true citizen of the 18th century, who is for the most part style within the neoclassical tradition, completely deaf to remain neo voices. इन पंक्तियों में हम देखेंगे तो कवि जो है नई जो धारणाएं आ रही हैं, नए जो पहलू आ रहे हैं उनकी तरफ बिल्कुल गूंगा बहरा होकर बैठा है, ऐसा मान रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। अब देखिए, इन स्पाइट ऑफ इट्स 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के इस नियो क्लासिकल ट्रेंड के प्रयोग के बावजूद भी द एलिजी इज़ ए ग्रेट पोएम बाय एनी स्टैंडर्ड्स। कई तरीके से जो एलिजी है वो बहुत ही उच्च स्तर की कविता रही है।
ग्रे जो हैं वो क्लासिसिज्म से रोमेंटिसिज्म के अंतराल काल में रहे थे। अब हम यूँ देखें, ग्रे और अन्य कम प्रसिद्ध वाले जो कवि थे उन पर पोप, जॉनसन तथा वास्तव में ड्राइडन का प्रभाव था। परंतु कुछ आलोचकों के अनुसार पोप और जॉनसन जैसे क्लासिकल कहे जाने वाले लेखकों की अपेक्षा, जिन्हें आज सही ढंग से स्यूडो क्लासिकल माना जाता है, जबकि ग्रे जो थे वो एक सच्चे क्लासिसिस्ट माने जाते रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इनफैक्ट ग्रे है हेयर ऑलमोस्ट अचीवर्स एंड क्लासिकल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल में और क्लासिकल से थोड़ा ये अलग रहा है। अगर हम देखें इंडीड ऑफ द हार्मनी ऑफ टोन एंड परफेक्शन ऑफ फॉर्म में यदि हम देखते हैं तो ये अंतर पाते हैं। द एलिजी इंडीड रिप्रेजेंट्स, वास्तव में जो एलिजी है वो अनुशासन हमारे सामने प्रकट करती है। रीजनिंग एंड नोशन आर ब्लेंडेड हियर, यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक साथ मिश्रित करके बताया गया है। इस कविता में देयर इज़ नो एग्जरेशन ऑफ द सेंटिमेंट्स, किसी प्रकार की भावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित नहीं किया है। Tears there are, but the tears are not accompanied by shrieks or gesticulations. The verse shows a majestic movement. पंक्तियाँ जो हैं बहुत ही शानदार गतिविधि को प्रदर्शित कर रही हैं। Certain ideas receive an expression that could not be suppressed. कुछ पंक्तियाँ जो हैं, कुछ विचार जो हैं, वो वास्तव में उन्होंने ऐसी अभिव्यक्ति दी है कि जिनको हम निम्न बता ही नहीं सकते हैं। जैसे कि and waste its sweetness on the desert air and found breast, लाइन देखिए, and one found breast the parting soul realize some poise drops and closing eye requires. The elegy shows a very careful construction and an executive sense of proportion and order. It has been said, देखिए कितनी बड़ी बात कही है, that even Spenser did not achieve a fusion of rhythm and phrases move suitable to the matter of the engraved than Gray does in his elegy. एक क्रिटिक हुए डॉक्टर जॉनसन, आपने नाम सुना होगा, पहले भी बताया मैंने। उनका कहना है ग्रे के बारे में, ग्रे was undoubtedly right in his praise of the elegy. इस प्रकार से हमने अभी देखा कि किस प्रकार से कवि जो है उसने क्लासिकल कवि का या क्लासिकल ट्रेंड का अपनी एलिजी में प्रयोग किया है। अब हम यदि देखते हैं काव्य स्वरूप, यदि हम एक बात देखते हैं तथा विषय वस्तु में क्लासिकल कविता के विरुद्ध विद्रोह में उसकी जो ललक है, ग्रे को उस चीज़ ने अधिक प्रभावित किया था, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। हालांकि ग्रे में रोमांटिक प्रकृतिवाद की विपरीत भावनाएं, ध्यान दीजिए, प्रकृतिवाद की विपरीत भावनाएं तथा स्वतः स्फुरण के तथा रूप गणना के संतुलन तथा सरलता के एकीकरण को लाने के लिए आवश्यक सृजनात्मक ओज नहीं था उसके अंदर। ये बात हम मानते हैं और इस बात को हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से उसे हम एक विद्रोही के रूप में तो नहीं ले सकते हैं कि वो रोमांटिसिज्म का विद्रोही था, परंतु एक जागरूक कवि के रूप में हम रोमांटिक दृष्टिकोण को बड़े सावधानी से उसके अंदर देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रोमांटिक कवियों की पीढ़ियां जो हैं की अपेक्षा स्यूडो क्लासिकल पूर्वजों से अधिक घनिष्ठता से संबंध इनका रहा था। यदि हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ पोएट्री की बात करते हैं तो एक बात आती है ग्रे के बारे में। ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। ग्रे की एलिजी जो है नैतिकता तथा खोई हुई सुविधाओं पर
अंशतः एक विलाप तथा अंशतः मानव जीवन की व्यर्थता पर एक चिंतन प्रकट कर रही है। ध्यान देंगे, ग्रे की जो एलिजी है, मैं आपको इसीलिए हिंदी में बोल रही हूँ कि ग्रे की जो एलिजी है वो नैतिकता तथा खोई हुई सुविधा जो हैं उस पर अंशतः एक विलाप और अंशतः मानव जीवन की व्यर्थता पर एक गहन चिंतन है। आपने देखा था गिरजाघर के प्रांगण पर पड़ी उसकी दृष्टि ग्रे की मानव के सुनिश्चित अंत के संबंध में एक मानव के जीवन पर विचार करने के लिए विवश कर रही है। कथा वस्तु मृत्यु के अनजान क्षितिजों में गूंजती है, जो मानव के सभी भेदभावों को भुला देती है और सभी को धनी गरीब ऊंच नीच एक ही धरातल पर लेके जाती है। कब्र में दफनाए गए महान और लघु में कोई भेद नहीं रहता है। कवि गांव के असभ्य पूर्वजों के कमज़ोर भाग्यों पर भी चिंतन करने लग जाता है, जो उसके सन्मुख आंगन में दफनाए हुए पड़े हैं और जिन्हें अब अपने अतीत के सरल आनंदों को स्पर्श भी नहीं हो पाएगा। यदि भौतिक जीवन के मध्य इन लोगों के विरुद्ध प्रसिद्धि के द्वार बंद हो गए हैं, उसी प्रकार से बुराई के द्वार भी बंद हो गए हैं। उन गरीब लोगों के भाग्य की क्षतिपूर्ति है जिसके साथ कविता के अंत में कवि उस उपस्थिति की भी, अपनी स्वयं की उपस्थिति भी कल्पना करने लग जाता है, मानो कि ये सब घटनाएं उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अगर अब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि केवल अकेली कविता एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्च के यार्ड के आधार पर ही ग्रे को अंग्रेजी के एलिजी वाले कवियों के शीर्ष पर लाकर खड़ा कर देती है और आगे आने वाले समय में उन्हें सर्वोच्च स्थान पर बिठाया। एलिजी के चिंतन के अनुकूल कोई भी अन्य व्यक्ति उसी प्रकार की परिस्थितियों पर चिंतन करे, सोचना कठिन है। जिस रूप में ग्रे ने विचार किया, कुछ ऐसी और भावनाएं हैं जो कभी पुरानी नहीं हो सकती हैं। ग्रे की एलिजी उदात्त दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत नहीं है बेटा, बल्कि एक सरल विनम्र घर जैसे ढंग से सदैव विश्वास के साथ एवं विस्तृत मानवता के दृष्टिकोण के हिसाब से रखी गई है। अब अगर हम थोड़ा सा ये देखते हैं, ग्रे जो है ऑल्दो डज नॉट पजेस द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ फ्लाइट टू पिंडार, पिंडार जैसे ओड लिखने वाली योग्यता उसके अंदर नहीं देखी जा सकती हैं ग्रे के अंदर, लेकिन ग्रे के अंदर बहुत से सेंटिमेंट्स ऐसे थे जो कि उस समय के काव्य के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदर्शित होते थे या दिखाई देते थे। अब हम देखते हैं कि देखिए न्यू क्लासिकल जो यूज़ है, ग्रेज ट्रेंड टू अबाउट द नॉर्मल वे ऑफ पुटिंग डाउन वर्ड्स, उसने बड़ा साधारण तरीके से शब्दों को काम में लेने का तरीका अपनाया। एंड आइडियाज़, और आइडियाज़ को भी उसने बड़े सिंपल तरीके से काम में लिया है। अब यदि हम ग्रे के बारे में ये देखना चाहें कि ग्रे जो है, ग्रे की बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिनके अंदर हमें क्लासिकल चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ पोयम जैसे मेडिटेशन, ग्रे का द पोयम कंबाइंस, इसकी कविताओं में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें एक साथ देखेंगे। देखिए, जर्नलाइज्ड डिस्क्रिप्शन, एक सामान्य विवरण देखते हैं। मेडिटेशन, चिंतन देखते हैं। एंड मोरलाइजिंग इन ए वे कैलकुलेटेड टू प्लीज़ कंटेम्प्रेरी टेस्ट, कंटेम्प्रेरी जो टेस्ट था उस समय का, उसमें उसको आनंद देने वाली भावनाएं थीं। मैंने फिर बताया, द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी वॉज वेरी मच इन द रेटोरिकल मोड ऑफ द 18th century पोएट्री। 18th century verse is a forest of exclamation marks, and both the apostrophe and the exclamation beside personification abound in Gray's poem। बहुत मात्रा में हम ग्रे की कविताओं में इन चीज़ों को देख सकते हैं।
इसीलिए इसकी जो अर्ली आरंभिक ओड हैं उनको हम मान सकते हैं एलिगेंट कंपाउंड्स ऑफ पेल्टिट्यूड्स इन आर्ट कन्वेंशंस एंड पोएटिक डिक्शन। अब यदि हम देखें द न्यू क्लासिकल इन्फ्लुएंस विभिन्न प्रकार की काव्य के अंदर, तो भी इसके विभिन्न काव्यों के अंदर बहुत दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। अब इसके अलावा मैंने आपको ये ट्रेंड बताए हैं, आशा करती हूँ आपने इन सबको नोट कर लिया होगा, क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द न्यू क्लासिकल ट्रेंड्स इन ग्रेज एलिजी या इन ग्रेज पोएट्री रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। अब दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे रोमांटिक ट्रेट की इस एलिजी के अंदर।